अहल लोगों की कदर करें। मेरे घर से 50 मीटर के फासले पर एक वॉकिंग ट्रैक है। मैं वहां रोजाना वॉक करता हूँ। मेरे साथ सेक्टर के बेशुमार लोग, जवान, खवातीन और बच्चे भी वॉक कर रहे होते हैं। ये जगह 2 साल पहले तक उजाड़ बयाबान होती थी। इंसान तो क्या, जानवर तक यहाँ नहीं आते थे। लेकिन फिर 2 साल पहले यहाँ तब्दीली आने लगी। ट्रैक बना, उसमें रेत, छोटी बजरी और कंकड़ डाले गए, फिर उसे कंक्रीट किया गया और आखिर में एक बार फिर उस पर खाका डालकर उसे चलने और दौड़ने के काबिल बना दिया गया। मेरे मोहल्ले के लोग इससे कबल वॉक के लिए दूसरे सेक्टर्स में जाते थे, लेकिन फिर ये ट्रैक बना और इसका फायदा 24 घंटे पूरा सेक्टर उठाने लगा। मैं शुरू में इसे सिर्फ अपने सेक्टर पर मेहरबानी समझ रहा था, लेकिन जब गौर किया तो पता चला इस्लामाबाद के हर सेक्टर में नए वॉकिंग ट्रैक्स बन चुके हैं और इन पर हजारों लोग रोजाना वॉक करते हैं। मैंने मजीद तहकीक की तो पता चला ये कारनामा CDA के साबिक चेयरमैन आमिर अहमद अली का था। ये 2 नस्लों से इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। ये शहर के मसाइल को समझते हैं, लिहाजा ये जब चेयरमैन थे तो उन्होंने इस्लामाबाद के बुनियादी मसाइल हल करना शुरू कर दिए। मैंने उनसे वक्त लिया और उनका शुक्रिया अदा करने उनके दफ्तर पहुंच गया। ये मेरी बात सुनकर देर तक मुझे देखते रहे और आखिर में आहिस्ता आवाज में बोले, जावेद साहब, आप इस शहर के पहले इंसान हैं जो मेरे किसी अच्छे काम पर सिर्फ तारीफ करने के लिए मेरे पास आए, वरना मैं सुबह से रात तक सिर्फ शिकवे सुनता रहता हूँ। मुझे उनकी आवाज में दुख और हल्की सी नमी महसूस हुई। मैंने उन्हें राजा साहब महमूदाबाद का वाक्या सुनाया। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको भी ये वाक्या सुनाता चलूं। महमूदाबाद ओध रियासत की सबसे बड़ी स्टेट थी, लखनऊ के हमसाये में वाक़ई है और अमीर अहमद खान इस रियासत के आखिरी राजा थे। ये उर्फे आम में राजा साहब महमूदाबादी कहलाते थे। कायदे आजम के साथ इनकी दोस्ती थी। ये कायद के हुक्म पर मुस्लिम लीग में शामिल हुए और अपनी सारी दौलत मुस्लिम लीग के लिए वक्फ कर दी। पाकिस्तान बन गया। भारत ने महमूदाबाद को दुश्मन की जायदाद का स्टेटस देकर रियासत पर कब्जा कर लिया। राजा साहब भारत से निकले और करबला में मुकीम हो गए। ये वहाँ से 1957 में पाकिस्तान आए। पाकिस्तान के हालात देखे, दिल बर्दाश्ता हुए और लंदन चले गए। ये लंदन में इंतकाल तक रीजेंट पार्क मस्जिद की खिदमत करते रहे। 1973 में 58 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। उनकी मैयत लंदन से मशहद ले जाई गई और वहाँ दफन कर दिया गया। राजा साहब 1957 में जब पाकिस्तान आए थे तो कराची में उनका अपना कोई मकान नहीं था। ये किसी अजीज के घर रहते थे। सुबह उठकर हुक्का ताजा करते थे और सेहन में बैठकर सारा दिन हुक्का पीते रहते थे। एक दिन किसी ने राजा साहब से पूछा, आप पाकिस्तान के मोहसिन हैं, आप यहाँ इस कसम पुरसी में क्यों रह रहे हैं? राजा साहब मुस्कुराए और कहा, बेटा, मेमारों का काम घर बनाना होता है, वो उन घरों में रहा नहीं करते। मैंने आमिर अहमद अली को यह वाकया सुनाया और फिर अर्ज किया, आप भी मेमार हैं और लोग मेमारों की इज्जत नहीं किया करते, उनके कामों में नुक्स निकाला करते हैं। आप शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको बनाने और संवारने की तौफीक दी। आप खराब करने और तोड़ने वालों में शामिल नहीं हैं। आमिर अहमद अली इमरान खान के दौर में 3 साल CDA के चेयरमैन और नवंबर 2018 से अगस्त 2022 तक इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर रहे। इनके दौर में इस्लामाबाद में बेतहाशा काम हुए। 7th एवेन्यू इंटरचेंज रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 1 साल में बन गयी। रावल डैम इंटरचेंज, D12 तक मार्गला हाईवे, PWD इंटरचेंज, G7 और G8 इंटरचेंज, CDA अस्पताल में 200 बेड्स की एक्सटेंशन, कुराल से रवात तक सिग्नल फ्री रोड, IJP रोड, आर्ट गैलरी, लोटस पार्क, पूरे शहर में वसी पैमाने पर शजरकारी, F9 पार्क में तफरीह के नए मंसूबे, पिशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक ऑरेंज लाइन बस, कुराल चौक और बाराको से पिम्स तक ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन बसें। गर्ज आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको आमिर अहमद अली के नक्श मिलेंगे। उन्होंने नाले तक पक्के करना शुरू कर दिए थे और पूरे शहर में वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स भी बना दिए थे और उस शख्स ने इसके साथ एक दिवालिया इदारे को 32 अरब रुपए का मालिक भी बना दिया। इन तमाम कारनामों के बाद आमिर अहमद अली की खिदमत की तारीफ होनी चाहिए थी, मगर उन्हें इमरान खान के खाते में डालकर सबकदोश कर दिया गया। क्या ये उस शख्स के साथ ज्यादती नहीं? हमने बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी को भी सियासत की भट्टी में डाल दिया है। अफसर भी अब तेरे और मेरे में तकसीम हो गए हैं।
चुनाचे हुकूमत आती है तो वो पुराने अफसरों को साबिक हुकूमत के शेल्फ में डालकर साइड पर रख देती है। इस अप्रोच का ये नुकसान हो रहा है, अफसर रियासत की बजाय सियासतदानों के जाती मुलाजिम बन चुके हैं। इन्हें जो हुक्म दिया जाता है ये जाती मुलाजिम की तरह चुपचाप उस पर अमल शुरू कर देते हैं। चुनाचे दफ्तरों में मेरिट कत्ल हो चुका है। रही सही कसर नैब ने पूरी कर दी। उसने ब्यूरोक्रेसी की फैसला साजी की हड्डी तोड़ दी। उसका ये नतीजा निकला, आज हमारा मुल्क दुनिया के चौराहे में भीख का कशको रख कर बैठा है और कोई मुल्क उसमें चंद सिक्के तक डालने के लिए तैयार नहीं। हम अगर इस मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं तो फिर हमें मेरिट और मुलाजिमत की मुद्दत दोनों लॉक करनी होगी। आप ब्यूरोक्रेट्स को तेरे और मेरे में तकसीम न करें, मेरिट पर फैसला करें, अफसरों को टास्क दें। ये अगर वक्त पर टास्क पूरा कर दें तो इन्हें प्रमोट कर दें और ये अगर अपना टास्क पूरा न कर सकें तो इन्हें डीमोट कर दें। दूसरा, जो भी अफसर ओहदे पर तैनात उसे उसकी मुद्दत तक हटाया न जाए। हुकूमतें बदलती रहें लेकिन ब्यूरोक्रेट्स अपने ओहदों पर कायम रहें। मुल्क इससे चलेगा। अब सूरत हाल ये हो चुकी है, सारे मुलाजिम सारा दिन टेलीविजन स्क्रीनों से चिपक कर हुकूमत का मुस्तकबिल देखते रहते हैं। ये नौकरी बचाने के लिए दिन भर वजीरों की खुशामद में लगे रहते हैं। उन्होंने अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर को हुकूमतों की आमदोरफ्त से वाबस्ता कर लिया है। हुकूमत है तो ये है, ये हुकूमत गई तो ये भी गए। आप खुद सोचिए, क्या इन हालात में कोई ब्यूरोक्रेट काम कर सकेगा? लिहाजा मेरी दरखास्त है, आप ब्यूरोक्रेसी में भी फौज का प्रमोशन सिस्टम मुतारिफ करा दें। अफसर अगर अहल हैं तो फिर इन्हें कोई शख्स सेक्रेटरी बनने से नहीं रोक सकेगा और ये अगर कारामद नहीं है या ये वक्त के साथ साथ अपनी सलाहियत में इजाफा नहीं कर रहे तो ये मेजर की तरह सर्विस के दरमियान में रिटायर हो जाएं और कोई भी शख्स खा वजीर आजम हो या सदर वो इनकी नौकरी नहीं बचा सकेगा। मेरी दूसरी दरखास्त ये है, आप मेहरबानी फरमाकर एक्सटेंशन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दें। आज हालत ये है, मुल्क का जो भी अफसर 22वें ग्रेड तक पहुंचता है वो बाकी 2-3 साल एक्सटेंशन के लिए लॉबिंग करता रहता है। उसका ज्यादातर वक्त सियासतदानों के खानदानों और बच्चों की तलाश में जाया हो जाता है और ये काम करने की बजाय पब्लिक रिलेशन में जत जाता है। यूं मुल्क का सरमाया और वक्त दोनों बर्बाद हो जाते हैं। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, जो शख्स 40 साल की नौकरी में कोई पहाड़ नहीं तोड़ सका वो अगले 2-3 बरसों में कौन सी उड़न तुश्तरी इजाद कर लेगा? आप अगर ये समझते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स का गोल्डन टाइम 60 साल के बाद शुरू होता है तो आप फिर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल कर दें, लेकिन खुदारा मुल्क में एक्सटेंशन पर पाबंदी लगा दें ताकि कतार में खड़े लोगों की हक तलफी न हो। तीसरा, मुल्क में डेप्यूटेशन पर पाबंदी लगा दें। मुल्क में हालत यह है, डॉक्टर डेप्यूटेशन पर FIA में काम कर रहे हैं और कस्टम ऑफिसर LDA और KDA के DG हैं और PIA के मुलाजिमीन इमिग्रेशन में बैठे हैं। क्या ये ट्रेंड ठीक है? अगर ठीक है तो फिर वुज़रा को चाहिए ये अपने अपने अपेंडिक्स भी इंजीनियर्स से निकलवा लिया करें। ये पोस्टल सर्विस के मुलाजिमों से अपने हेलीकॉप्टर और जेट भी उड़ा लिया करें। आखिर ये भी तो पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे यकीन है ये लोग ये गलती हरगिज नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा महकमा उठाकर डेप्यूटेशन अफसरों के हाथ में दे देते हैं और ये अफसर दिहाड़ी लगाते रहते हैं। सवाल ये है, अगर कोई महकमा अपनी जरूरत के अफसर पैदा नहीं कर पा रहा और आपको वो महकमा चलाने के लिए दूसरे महकमों से लोग लाना पड़ रहे हैं तो फिर उस नाअहल महकमे की जरूरत क्या है? आप उसे बंद कर दें या फिर उसमें इतनी कैपेसिटी पैदा कर दें कि ये अपनी जरूरत के अफसर पैदा कर सके। और आखिरी दरखास्त, आमिर अहमद अली जैसे जो ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं या जिन्होंने काम किया, आप कम अज कम उनकी हौसला अफजाई जरूर करें। आप उनकी खिदमत को जरूर सराहें। ये ज्यादती है। आप एक ही लाठी से सबको हाँकना शुरू कर देते हैं। आप काम करने वालों को काम की सजा देना शुरू कर देते हैं, उन्हें इबरत का निशान बना देते हैं। क्या ये मुल्क इस रवैये से चल सकेगा? नोट, हमारा जॉर्डन उर्दन का अगला टूर 11 जनवरी 2023 को जा रहा है। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 0331 333 4562 0331 563 7981।